तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर लेके। प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। तो कल के लेक्चर में अपन ने बात की थी कुछ आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायफर, आइसोस्टेयर्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में। जिस किसी भी बच्चे ने वो पहले के तीनों लेक्चर नहीं देख रखे हैं तो कृपया करके जाके आप पहले वो तीनों लेक्चर देखें, उसके बाद ही चौथे लेक्चर पे स्विच हो। वरना जैसे आप बीच में आके ये चौथा लेक्चर पहले देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बीच में से कभी भी किसी भी चैप्टर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो जैसे कल आया था अपने सही तक 12th आरबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया था। वैसे बच्चों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12th के जो परसेंटेज होते हैं वो कभी भी मैटर नहीं करते। वो जो 10th और 12th की जो आपकी मार्कशीट होती है ना बच्चों, वो ओनली एंड ओनली फॉर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए होती है। आप इसलिए जिस किसी भी बच्चे के नंबर कम आए तो आप कृपया करके मायूस ना हो। आप अपनी पोटेंशियल के हिसाब से देखें कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, उसी को आप टारगेट करके आगे की प्लानिंग करो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। आप अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो स्पोर्ट्स में जाओ। जरूरी नहीं है कि आप फोर्स होके सब बच्चों की तरह भेड़चाल की तरह आप भी पीछे चले जाओ, इंजीनियरिंग करेंगे, नहीं हम नीट करेंगे, कोई जरूरी नहीं है बच्चों। जिस फील्ड में आपको अच्छा लगता है, आपका मन करता है, जिस फील्ड में आप परफेक्ट हो उसी फील्ड में जाओ। जिस पर फील्ड में आप अपने 100% दे सकते हो उसी में कदम रखो। वरना आप जिस भी फील्ड में जाओगे जिसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं है तो आपको श्योर है, गारंटी है मेरी, आपको उसमें परफेक्शन कभी भी नहीं आ सकती और आप कभी उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। हाँ, सक्सेस भी हो जाओगे तो ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज का लेक्चर अपन शुरू करते हैं इसी प्रेरणा लेके कि अपन को जो भी अपना रिजल्ट आया स्वीकार करके आगे की तैयारी अच्छे से करनी है, मन लगा के पढ़ना है। 1-2 साल अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। वही बोलते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी जो मेहनत है वो एक दिन रंग जरूर लाएगी। तो बच्चों चलिए फोकस करते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है बच्चों थॉमसन्स मॉडल, और इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, और इसी को बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, और इसी को बोलते हैं रेजिन पुडिंग मॉडल। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि सबसे पहला जो बंदा था ना एटम्स के बारे में बताने वाला, जे थॉमसन था। इन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया ये आगे अपन इसमें डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक क्या बात बोली, अब देखो ये हेडिंग है ना, हेडिंग में मैंने एक नाम लिख रखा है वाटरमेलन मॉडल। अब ये वाटरमेलन का मतलब क्या है यहाँ पे क्यों लिख रखा है? वाटरमेलन तो तरबूज होता है, ये तरबूज का यहाँ पे क्या लेना देना। अब जैसे वाटरमेलन को अपन हिंदी की भाषा में बोलते हैं मतीरा। मतीरा तो सबने देख रखा होगा। अब मतीरे को जैसे अपन कट करते हैं तो कट करने के बाद जैसे आपने नीचे रख दिया किसी मतलब सरफेस पे रखने के बाद आप जैसे ऊपर से गौर से उसको देखोगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, जो उसकी लाल लाल गिरी है जो खाने लायक है वो अपन को दिखेगी। उसके अंदर जो काले काले बीज है वो भी अपन को दिखाई देते हैं। तो इन्होंने थॉमसन भाई साहब ने क्या बोला, जो वाटरमेलन होता है ना उसी की तरह अपना एक एटम होता है, और जो उसके अंदर लाल गिरी होती है ना वो पॉजिटिव चार्ज मान लो, और जो इम्बेडेड जो उसके अंदर बीज है ना उसके वाटरमेलन के वो अपने इलेक्ट्रॉन्स मान लो। तो थॉमसन भाई साहब ने क्या बोला कि जो एटम होता है ना उसमें तो पॉजिटिव चार्ज तो पूरे एटम में स्प्रेड रहता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं। ये भाई साहब ने इन्होंने बोला था। तो जो इनका स्टेटमेंट है वो अपन सुन लेते हैं। जे थॉमसन इन 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape, radius स्पेरिकल शेप। सबसे पहले तो स्पेरिकल शेप इन्होंने ही बताया था। रेडियस कितनी होती है उसकी होती है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर का मतलब बहुत 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 ज्यादा छोटी, जो अपन खुली आंखों से देख ही नहीं सकते। इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन विच पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हो गया ये पूरा स्पेरिकल एटम हो गया। इसके अंदर जो ये लाल लाल मैंने कर रखा है ना तरबूज के अंदर जो अपन गिरी होती है उसी की तरह ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसके आगे उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट इन सच ए मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो कल वाली बात है भाई साहब, सब स्टेबिलिटी की तरफ भागते हैं, वो वाला सिस्टम ये है। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक एटम जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक अपना अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट करता रहेगा, टक 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 टक, कहीं ना कहीं जाके अपना इलेक्ट्रॉन आगे पीछे करके स्टेबल होने की तैयारी करेगा। अब इसके बाद में जो अपन वैसे ये जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ा है ना ये पढ़ाने लायक नहीं है।
अगर ये ऑफलाइन क्लासेस होती ना भाई साहब, मैं आपको सीधा बोल देता, आप एनसीईआरटी में जाके देख लो, ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखा हुआ ना, 4 लाइनें, ये एज इट इज हु बे हु जो एनसीईआरटी में लिखा रहेगा ना वो का वो मैंने यहाँ पे छाप रखा है। अब छापा छापे क्यों नहीं भाई साहब, जो आप 10th में पढ़ गए वही तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कोई नया तो है नहीं। बस ये आपको बस इसीलिए पढ़ाया है कि ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, आपके जो दिमाग में एक बार फिट बैठ जाए, ताकि 2-3 बार अपन रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से छप जाएगा, तो कभी ये भूलोगे नहीं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है रेदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये रेदरफोर्ड भाई साहब क्या थे, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। अब रेदरफोर्ड भाई साहब ने क्या देखा, जे थॉमसन जो बात बोल रहा है सही है कि नहीं, अपन इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करते हैं। अगर ये सही होगा तो अपन अपना एक्सपेरिमेंट चिपका देंगे, अगर नहीं होगा तो अपन आगे कोई नया आविष्कार होगा वो अपन चिपका देंगे, अपना क्या कुछ ना कुछ तो फायदा हो गई होगा। चलो चलते देखते। तो इन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया, सोर्स लिया, कोई भी पार्टिकल ले लो, उसने सोर्स लिया वो ऐसा सोर्स लिया जो अल्फा पार्टिकल इमिट करता हो, इमिट का मतलब छोड़ता हूँ, तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल ले लिया, मतलब जो एक एलिमेंट ले लिया जो अल्फा पार्टिकल इमिट करता हूँ। चलो ठीक है, इन्होंने एक सोर्स ले लिया। अब सोर्स के जस्ट आगे, जैसे ये मैं सोर्स हो गया, मेरे जस्ट आगे यहाँ पे स्लिट लगा दी। स्लिट क्या होती है, जैसे कोई कार्डबोर्ड ले लो, कार्डबोर्ड को बीच में से काट दो, इसको यहाँ पे रख दो, ये स्लिट होगी। चलो सर स्लिट रख दी। अब इसके जस्ट आगे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, उसके बीच में गोल्ड फॉइल रख दी। गोल्ड फॉइल का मतलब, फॉइल का मतलब होता है पतली सी, बहुत 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 ज्यादा छोटी, बहुत ज्यादा पतली सी सोने की पन्नी रख दी उसके बीच में, ठीक है। अब ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन है ना, वो जो कल ने परसों अपन ने बात की थी, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वो वाली ये स्क्रीन है। तो ठीक है, ये इसके बीच में इन्होंने क्या रख दिया, गोल्ड की फॉइल रख दी। अब इन्होंने क्या किया, ये जो सोर्स है ना, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकालने शुरू कर दिए। ये जो अल्फा पार्टिकल जा जाके गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक हो रहे थे। अब इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो गोल्ड फॉइल है ना भाई साहब, गोल्ड फॉइल में से 20,000 पार्टिकल जो जा रहे थे ना, उसमें से एक ही जो इलेक्ट्रॉन है वापस रिट्रेस होकर वापस अपनी पाथ पे वापस आ रहा था। बोले तो 180 पे वापस रिट्रेस कौन सा, खाली एक ही पार्टिकल वापस रिट्रेस हो रहा था। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो एटम होता है ना, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, उसके पास ही ओनली न्यूक्लियस होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ये मान लो ये एटम है पूरा, एटम के ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। कोई पार्टिकल अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक किए, स्ट्राइक करने के बाद 20,000 में से 20,000 पार्टिकल में से एक ही पार्टिकल ऐसा था जो भाई साहब अपने पाथ में, जैसे मैं हूँ सामने, ये यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा, मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा, मैं गया यहाँ से यहाँ पे जाके उस पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मैं टकरा गया, टकराने के बाद मैं जैसे यहाँ पे आया था ना, जिस स्पीड से, उसी स्पीड से वापस उसी पाथ में वापस जाऊंगा। बोले तो 180 डिग्री पे 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल 20,000 में से वापस गया था अपनी ओरिजिनल पाथ पे, ठीक है। और जो बाकी तो बचे हुए पार्टिकल थे ना, जैसे यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियस है, यहाँ से जो पार्टिकल आने वाले थे यहाँ पे आए थे, यहाँ पे यूं हो गया, और ज्यादा पास में थे तो यहाँ पे आए, टकराने के बाद वापस यूं हो गए। और जो बाकी वाले जो न्यूक्लियस के काफी दूर से निकल रहे थे ना, वो यूं आए सीधे निकल गए, यूं आए सीधे निकल गए। इसका कहने का मतलब यही हुआ, रेदरफोर्ड ने यही ऑब्जर्व किया कि भाई जो एटम होता है ना, उसके सेंट्रल के पार्ट में ही ओनली एंड ओनली फॉर सेंट्रल के पार्ट में ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो जो जे थॉमसन साहब ने भाई साहब ने बात बताई थी वो तो गलत है, इन्होंने जे थॉमसन के मॉडल को डिस्प्रूव कर दिया। चलो ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन। फॉर्मूला क्या है वो अपन देखते हैं। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन ए डायरेक्शन, मतलब कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए, कौन सी डायरेक्शन में कितने स्कैटर्ड हुए, उसका पता करने के लिए अपन के पास एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले का मतलब है एन, इसको डिनोट करते हैं एन से, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin θ/2⁴। ये आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आज तक तो मैंने नीट में देखे नहीं है, ये नॉर्मल आप जो भी डीपीपी वगैरह सीट वगैरह करते हो उनमें जो क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। तो आप एक बार 2-3 बार इसको देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ऐसा भी कुछ फॉर्मूला होता है, ज्यादा इसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला आप याद कर लेना। तो आप एक काम करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके जस्ट आगे की स्लाइड में आपको तैयार करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तब तक आप इसको लिखिए। हर एक बच्चे को नोट्स बनाने जरूरी है, क्योंकि नोट्स से ही आप आगे सीखोगे। जब तक मैं समझाता हूँ तब तक आप समझो, उसके बाद में अगर आपसे साथ साथ में नहीं लिखा जा रहा तो जैसे ही मैं साइड में होता हूँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अच्छे से आप लिख लो।
जरूरी नहीं है आप साथ साथ लिखो, कोई जरूरी नहीं है, बट लिखो जरूर, नोट्स अपने बनाने चाहिए, अपने नोट्स से बेहतर कोई नोट्स नहीं होते भाई साहब। तो चलिए आप एक बार इसको नोट करो। चलिए बच्चों, ये है आपकी नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जो मैंने आपको अभी बताया था उसी का मैंने यहाँ पे नोट्स लिखवा दिया आपको, ताकि अच्छे से आप 2-3 बार रिवीजन करो, तो आप एक बार ये नोट्स को देख लो ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मैंने भी सारा समझाया था वो का वो यहाँ पे लिखवाया है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा बस एक ही चीज़ है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे फोकस करो। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है क्लोजेस्ट अप्रोच पे बेस्ड। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है? जैसे कोई कुछ भी मान लो, जैसे आप एक लड़का है और इधर से एक लड़का दूसरा आ रहा है, मतलब फुल ज्यादा स्पीड मारा है, ये स्पीड से आता था, इसके पास कितना क्लोज जा सकता है, कितना क्लोज मतलब कितना पास में जा सकता है इसके, इतना इतना। चलो ये तो दोनों लड़के हैं, पास नहीं जा सकता पूरा। लेकिन न्यूक्लियस के केस में क्या होता है भाई साहब? न्यूक्लियस के केस में अपन ने पढ़ रखा है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो लाइक चार्जेस हो गए, लाइक चार्जेस हो गए तो दूसरों दोनों अपन को अपने आप को रिपेल करेंगे, अपने आप को रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इनमें कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस जो बचेगा, ताकि ये आपस में टकरा नहीं पाएंगे। टकरा नहीं पाएंगे तो ये कितना डिस्टेंस है, जब तक मतलब कितना पास में ये दोनों जा सकते हैं, क्लोजेस्ट का मतलब कितना पास में ये जा सकते हैं, उसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला बना रखा है। फॉर्मूला ये है कि जैसे यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा था, अल्फा पार्टिकल आता, अल्फा पार्टिकल को अपन को पता है, अल्फा पार्टिकल के अंदर अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। चलो ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम होता है। अल्फा पार्टिकल यहाँ से अपन ने मूव करवा दिया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तो जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल का जो न्यूक्लियस है उसके पास कितना पास जाके वो रुकता है, वो जहां पे रुकेगा वहां पे उसकी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला क्या लुपड़ा अभी मैं आपको समझा दूंगा। ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो बीच में आर नोट दिख रहा है ना आपको, इसी के बेसिस पे अपन एक फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, ये आर नोट क्या? आर नोट है क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना पास में जा सकता है ये। ठीक है, अब इसका एक ही फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब के जेड ई तो क्या हो गया? जेड तो होता है एटॉमिक, जेड होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका होता है? जेड, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर किसका होता है? जो यहाँ पे अपन इस केस में अपन ने क्या ले रखा है? गोल्ड ले रखा है, गोल्ड ले रखा है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 74 होता है। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर यहाँ पे पुट करना है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 74, 74 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 74 इलेक्ट्रॉन तो इसका हो गया, 2 इसका आ गया, किसका? अल्फा पार्टिकल का। आर नोट कितना ये पास में जा सकता है, इसका ये हो गया। अब इसके केस में मान लो अपन ने गोल्ड फॉइल हटा के कुछ दूसरी रख दी, सिल्वर की रख दी, किसी की रख दी, XYZ किस, जिसकी अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसका एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका जेट अपन यहाँ पे रख देंगे। अब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का लोचा क्या है भैया, अपन समझते हैं। जैसे मान लो ये एक मार्कर है, मैंने यहाँ से उठाया, ये ग्राउंड सरफेस है मान लो, यहाँ से मैंने उठा के इतना ऊपर ले गया, जितना भी मैंने इसके ऊपर काम किया है ना, ये सारा का सारा इसके अंदर स्टोर हो गया। तो मैं यहाँ से इसको छोड़ूंगा ना, ये नीचे आ जाएगा। ये नीचे कैसे आ गया? जितना भी मैंने इसके ऊपर काम किया था ना, वो सारा का सारा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे कन्वर्ट हो गया। अब ये कन्वर्ट तो हो गया, चलो मान लो। अब ये अपन जैसे इसको छोड़ेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? वापस इसको मतलब स्टेबल करने के लिए नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी मतलब अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो पूरा ही पोटेंशियल है वो निकालना चाहिए। इसीलिए क्या होगा, ये यहाँ पे जो ऊपर मार्क लेके गया था वो नीचे गिरेगा। ठीक है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी का वो पूरा खेल समझ में आ गया। अब ये जो मैंने आपको पॉइंट समझाया थे ना, वो वापस एक बार मैं समझा देता हूँ। ये जो मैंने लिखवा रखे हैं ना नोट्स के तौर पे, वो क्यों लिखवाए हैं? ताकि आप इसको रिवाइज कर सको। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड मतलब सीधे सीधे, सीधा है सीधे गए, सीधा है सीधे गए, सीधा है सीधे गए। ठीक है, A small fraction of the alpha particle was deflected by small angle। अब ये क्या माजरा है? ये माजरा ये है भाई, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा एटम है। मोस्ट मतलब कुछ थोड़े बहुत जो है इसके जो पास में रहेंगे ना, वो थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट होंगे, टक 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 टक। जो ज्यादा पास में होंगे वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, टक 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 टक। जो सीधा इसके सेंटर में जाएगा वो सेंटर में वापस आ जाएगा।
वो होता 20,000 में से एक पार्टिकल। ये अगली लाइन ये लिख रही, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली एक इन 20,000 बाउंस्ड बैक दैट इज वॉज डिफ्लेक्टेड बाय 180। 180 का मतलब ये हो गया जितनी डिग्री, मतलब जिस पाथ पे वो गया था उसी पाथ पे वापस आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली है। खाली ये अपन को कैसे पता चला, जो अल्फा पार्टिकल निकले थे उसके पास में से वो सीधे के सीधे निकल गया था, डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। उससे अपन को ये पता चलता जो एटम होता है ना, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है ना, पार्ट वो खाली होता है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्प्रेड नहीं होता। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passed through the foil undeflected, मतलब सीधे सीधे निकल गए। A few positively charged alpha particle were deflected, कुछ थोड़े बहुत जो डिफ्लेक्ट हुए थे वो भी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द इनॉर्मस रिपल्सन फोर्स शोइंग that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as the Thomson has presumed। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अब ये वही बात कह रहा है जो मैंने अभी आपको समझाई थी। इसमें ये कह रहा है कि भाई साहब जैसे थॉमसन ने बताया था कि एटम के अंदर पूरे के अंदर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो बात यहाँ पे डिस्प्रूव कर दी किसने, भाई साहब रेदरफोर्ड ने क्या बोल दिया, भाई साहब ये पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता, ये केवल और केवल बीच में रहता है और उसी को अपन न्यूक्लियस नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो अगली लाइन है, रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10। रेडियस होती है ना वो तो बहुत ज्यादा कम होती है, अपन नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, लेकिन जो न्यूक्लियस की साइज होती है ना वो रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटी होती है। अब रेडियस मतलब जैसे स्फीयर के अंदर न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस तो उस पे मतलब स्फीयर से भी छोटा होगा। इसका मतलब जो न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसकी साइज हो जाएगी 10⁻15 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड तैयार करता हूँ। तो चलिए बच्चों, ये है आपकी नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एक ही फॉर्मूला है और बाकी सब छोटे मोटे जो आपने पहले ही पढ़ रखे हैं वो ही है। चलो नोट लगा के अपन सब कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है रेडियस ऑफ द एटम, जो अपन ने पढ़ी थी अभी 10⁻10 मीटर। अब ये 10⁻10 मीटर इसको अपन सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10⁻8 हो जाएगा, 10⁻8 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करके अपन लिख देंगे, ठीक है। अब रेडियस की बात करते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, 10⁻15 मीटर होती है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻13 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस करेंगे तो अपन को पता रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है 10⁻10, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है 10⁻15। तब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 से मान लो इसको अपन 15 कैसे लिख सकते हैं, 10⁻10 इंटू 10⁻5। 10 से 10 से चला जाएगा, ये जो 10⁻5 नीचे ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+5, ये आ गया, ठीक है। अब तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये ऐसा था रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻5। अब ये जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना ये इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻5 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, वॉल्यूम फाइंड करना अपन, वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का अपन दोनों का फाइंड करना है। अब वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम अपन को पता है क्या होता है 4/3πr³। अब आर रेडियस ऑफ एटम की लेनी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एटम अपन फाइंड कर रहे हैं पहले में, तो वॉल्यूम ऑफ एटम का क्यूब करना है। अब नीचे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालने तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की लेनी पड़ेगी, उसका क्यूब कर देंगे। अब अपन को पता रेडियस एटम की कितनी होती है 10⁻10, तो इसका क्यूब करेंगे तो 10⁻30 आ जाएगी। अब आपको पता है जब पावर की पावर होती है ना तो वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है वैसा पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो अब नीचे 10 जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो 10⁻15 है, उसको इंटू 3 से करेंगे 10⁻45 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 30 से, इसको अपन इसको 45 को ऐसे लिख सकते 10⁻30 इंटू 10⁻15। 30 से 30 चला गया, 15 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल टू 10⁻15 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अगला अब इंपॉर्टेंट एक ही फॉर्मूला, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है लेकिन है सिंपल, ये है Rn इज इक्वल टू R0 a की पावर 1/3, R इज इक्वल टू R0 a की पावर 1/3। इसमें जो R0 है ना इसकी भाई साहब वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻15 मीटर। अब 10⁻15 को अपन फर्मी लिखते हैं, ये अपन पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कॉन्सेप्ट में पूरी एक टेबल बनी हुई है, 10⁻6 को क्या कहते हैं, -9 को क्या कहते हैं, -12 को क्या कहते हैं, एटो फेमटोल, वो सब अपन बाद में पढ़ लेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना 10⁻15 को क्या 10⁻15 को क्या बोलते हैं, फर्मी। तो R0 की वैल्यू हो गई 1.3 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है।
अब आर एन क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, आर एन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और ए क्या है, ए मास नंबर हो गया, मास नंबर जो अपन एक्स के ऊपर लिखते थे ना, एक्स जेड और ए, ये यही वाला है ये, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन एक एग्जांपल करेंगे लास्ट में, ठीक है। अब अपन ने इतना निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, रेडियस निकाल ली, रेडियस का फॉर्मूला भी पढ़ लिया, अपन के दिमाग में क्या आएगा, अपन डेंसिटी भी निकालते हैं, लेकिन डेंसिटी के बारे में क्या पॉइंट लिख रखा है वो डिस्कस करते हैं अपन। डेंसिटी ऑफ मैटर इज इन द न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर। जो डेंसिटी होती है ना भाई साहब, वो मास नंबर पे कभी डिपेंड ही नहीं करती ऑफ एलिमेंट, दैट इज इट डज नॉट वेरी फ्रॉम एटम टू एटम। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब डेंसिटी हमेशा फिक्स रहती है, वो एटम टू एटम कभी भी वेरी नहीं करती। ये आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि डेंसिटी एटम टू एटम वेरी नहीं करती, वो हमेशा फिक्स रहती है किसी भी एक एलिमेंट में। तो चलिए ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलमोस्ट 10 की पावर 14 ग्राम। 10 की पावर 14 ग्राम बोल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, या फिर 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब बोल दो, ठीक है। ये हमेशा फिक्स रहती है, ये हमेशा ही फिक्स रहती है, ठीक है। चलो, अब रेदरफोर्ड भाई साहब ने जेजे थॉमसन को तो निकाल दिया कि भाई साहब आपने जो बोला था वो बात गलत है। अब जो भाई साहब रेदरफोर्ड ने काम किया था ना, उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। तो लिमिटेशंस ऑफ रेदरफोर्ड, लिमिटेशन पढ़ते हैं अपन रेदरफोर्ड की। रेदरफोर्ड की पहली कमी क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन भाई साहब ने ये तो बता दिया कि जो एटम होता है, एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पूरे पूरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता, लेकिन इन भाई साहब ने ये नहीं बताया कि स्टेबल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे स्टेबल होगा, ये भाई साहब ने बताया ही नहीं। तो जब इनका एक्सपेरिमेंट अपन देखते हैं, इसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो स्पाइरल मोशन करके जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर गिर जाना चाहिए इनके हिसाब से। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर घूमते 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 लास्ट में जाके उसके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कितनी देर में हो जाएगा, 10 की पावर -8 सेकेंड में, 10 की पावर -8 सेकेंड में, ये ध्यान रखना है आपको। ये स्पाइरल मोशन करता करता गिर जाएगा और 10 की पावर -8 सेकेंड में ये पूरा काम हो जाएगा। ये तो पहली लिमिटेशन थी। अब जो दूसरी लिमिटेशन इनकी क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इमिशन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एटम्स। ये ज्यादा अपने खास है नहीं, मेन पहला इंपॉर्टेंट याद रखना अपन को। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इमिशन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटम। स्पेक्ट्रल लाइन अपन बाद में पढ़ेंगे, लाइन बाद में वो वाली ये बाद में पढ़ेंगे हाइड्रोजन के लिए अपन, ठीक है। अब जो अपन ने ये फॉर्मूला लिखा था ना, आर एन इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हैविंग 64 न्यूक्लियन इन इट। अब एक कोई न्यूक्लियन है उसके अंदर 64 नहीं, एक रेडियस है, मतलब एक न्यूक्लियस है उसके अंदर 64 न्यूक्लियंस है, तो उसका रेडियस पता करना है अपन को। तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे, आर एन इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अब ए क्या हो गया, ए हो गया इसमें 64 जो अपन को सीधा दिख रहा है। अब इसे 64 होता है, ये भाई साहब किसका क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में आर नॉट की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दी थी, 1.3 × 10 की पावर 5 रखनी है, 10 की पावर -15 रखनी है, यहाँ से पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब ये अपन को दे रखा है 64, ये 64 अपन को पता है ये होता है 4 का क्यूब, तो अपन इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अपन को पता है जब अंदर क्यूब है और बाहर 1/3 है तो 3 से 3 चला गया, तो ये क्या बच गया, 4 बच गया अंदर, ठीक है। अब इस 4 को 1.3 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आ गया 5.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था 10 की पावर -15 को अपन क्या लिख सकते हैं, फर्मी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.2 इंटू 10 की पावर 15 को अपन फर्मी लिख दिया, तो 5.2 फर्मी आंसर। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल अपन बात करेंगे कुछ जो एम्पलीट्यूड वगैरह क्या होते हैं, कोई वेव्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपके लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, वंदे मातरम, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।